Hello, welcome to my channel. Today we discuss about solution. बट बिफोर वी डिस्कस अबाउट इट, आपसे अभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो कैसी लगी है वो कमेंट में करके बताना, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम से समझ में आ रहा है सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सॉल्यूशन का क्या मतलब है, अगर हम जनरल लैंग्वेज में समझें तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ है, इसका किसी के अंदर डिज़ोल्व हो जाना, दैट इज़ सॉल्यूशन। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हो तो डेफिनेशन क्या होगी, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का। इसे आप कैसे समझ सकते हो, इसे आप ऐसे समझ सकते हो, सबसे फेमस एग्जांपल हमारा लेमन ड्रिंक। लेमन ड्रिंक के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास वाटर होता है, शुगर होती है, इसके अलावा सॉल्ट हम लेकर के चलते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर का क्या मतलब है कि दो चीज़ों का या दो से ज़्यादा चीज़ों का कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्सअप हो जाना। फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क प्लस वाटर, तो ये क्या हो गया हमारा होमोजेनियस, यानी कि अगर आप मिल्क के अंदर वाटर डाल रहे हो तो वो पूरी तरीके से उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस। और हेट्रोजेनियस ये का क्या मतलब होता है, इसे भी बता देती हूँ। हेट्रोजेनियस का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल इसे बहुत फेमस एग्जांपल हम ऐसे समझते आ रहे हैं कि पल्सेस के अंदर अगर हमारे पास कोई भी डर्ट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। हेट्रो यानी कि दो डिफरेंट चीज़ें जो आपको अलग अलग दिखाई दे रही हैं, तो वो हमारी क्या होंगी, हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस का क्या मतलब है, दो चीज़ें जो आपस में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, लेमन ड्रिंक। इसके अलावा एक और आप तरीके से सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आपने ये पढ़ लिया कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, बट व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सिरप कर देते हैं। तो सॉल्यूट को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप बोल सकते हो सॉल्यूट क्या होते हैं, हमारे जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हैं। जनरली इसे ऐसे लिखा होता है बुक्स के अंदर कि जो क्वांटिटी है, जो सब्सटेंस लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। इसके अलावा आप इसे और कैसे डिफाइन कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा सही है और बेटर है इसके कंपेयर में, क्योंकि ये वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। इसको आप बोल सकते हो कि जिसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व इज कॉल्ड द, जिसे हम डिज़ोल्व कर रहे हैं वो हमारा क्या है, सॉल्यूट है। इसके अलावा और बेटर अगर आपको डेफिनेशन इसकी पता करनी है तो वो क्या हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे लिख देती हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है हमारी, वो सब्सटेंस जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और वो सब्सटेंस जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। तो आप बोल सकते हो सॉल्यूट क्या होते हैं, वो जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट है उसे हम बोल सकते हैं, या फिर इसकी सही डेफिनेशन जो रहेगी जिसे हम डिज़ोल्व करते हैं, वो द सब्सटेंस दैट इज डिज़ोल्व इज कॉल्ड द सॉल्यूट, और द सब्सटेंस विच हैव लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द सॉल्यूट, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट हमारा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसके बारे में जो हमारा मोर अमाउंट में प्रेजेंट है या फिर जिसके अंदर हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, या फिर जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर के क्या बना रहे हैं, हमारे सॉल्यूशन को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का क्या मतलब है कि आप सॉल्वेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, नोटिफाई कर सकते हो। तो सॉल्वेंट क्या है, हमारा प्राइमरी कंपोनेंट है। क्यों, प्राइमरी कंपोनेंट का क्या मतलब है कि इसी के अंदर हम सब चीज़ों को डिसॉल्व करना है। जब तक हमारे पास ये नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन फॉर्म नहीं हो सकता। तो ये हमारा प्राइमरी कंपोनेंट है। इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए से। ए से क्या मतलब है, आप तो इसे आप ऐसे समझ लो, सॉल्यूट को हम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बी, और इसके लिए हम ए यूज़ कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स पे आ जाओ। अब हम नंबर ऑफ मोल्स पे क्यों आ गए, क्योंकि अब हमारे को कुछ रिलेशंस पढ़ना है, तो उसके लिए पहले हमारे को नंबर ऑफ मोल्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए मोल्स है क्या। आई थिंक यू वेरी वेल नो अबाउट इट। 11th क्लास के अंदर एक पूरा चैप्टर था जिसके अंदर आपने मोल्स के बारे में पढ़ा था। और 1 मोल्स हमारे किसके इक्वल होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की अगर हम बात करें तो मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, या फिर गिवन वेट अपॉन उसका जो हमारे पास वेट होता है उस मॉलिक्यूल का एक्चुअली में, है ना। तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, W। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं NB। मोल्स के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं, N। तो NB इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB। अब अगर बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो आप लिख सकते हो मोल्स, अभी हमने पढ़ा कि मोल्स किसके इक्वल है, उसका मास अपॉन मोलर मास के इक्वल। मास को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, W से। तो यहाँ पे अब हम इसके लिए क्या यूज़ कर लें, Na, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, WA अपॉन MA। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन पे निकाला हमने कि अगर हमारे को सॉल्यूशन का वेट फाइंड आउट करना है, WS, ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, WA प्लस WB के इक्वल। इतनी बात समझ में आ गई, और जनरल समझ में आ गया कि मोल्स हमारे क्या हैं, हम उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स को हम और कैसे शो कर सकते हैं वो भी देख लो। एक तो ये हो गया उसका मास अपॉन मोलर मास करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर N अपॉन NO मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स। N क्या है, गिवन नंबर ऑफ एटम, एंड N नॉट इज एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हमें ये पता चल चुका है कि सॉल्यूशन है क्या। सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, या फिर हम इसे और कैसे बोल सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। फिर हमने ये पढ़ लिया कि सॉल्यूट क्या है, जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्वेंट क्या है, जिसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, या फिर इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कम है और इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल वाटर, इसे हम और क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं इसकी कंसंट्रेशन की। अब ये कंसंट्रेशन हमारा कहाँ से आया, हमें ये पता चल गया कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होते हैं, लेकिन कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा इन अ सॉल्यूशन प्रेजेंट है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंसंट्रेशन। कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा जो है इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम मेज़र किससे करेंगे, कंसंट्रेशन से। तो कंसंट्रेशन को हम कैसे कैसे मेज़र कर सकते हैं, पर सेकेंड, मोलैलिटी, परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय मास। ठीक है, इसके अलावा मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, ये सारे तरीके हैं जिससे हम कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मास परसेंटेज। ठीक है, अब ये मास परसेंटेज को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और W/W। अभी मास परसेंटेज है क्या, इसके बारे में अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो ये हमारा क्या है कि कितने हमारा मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, वो उसका क्या होता है, मास परसेंटेज। फॉर एग्जांपल आपको लिखा हुआ है 10% इथाइल एल्कोहल, तो इसका क्या मतलब है कि 10 ग्राम इथाइल एल्कोहल हमारा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ये चीज़ क्लियर है। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़
ये तो इसका नोटिफिकेशन हो गया कि इस तरीके से हम इसे नोटिफाई करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है, पर मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा किसके इक्वल होगा? इसे तो ऐसे ही लिख दो, मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ क्लियर है। पर अगर ऐसा है कि आपको मास नहीं दे रखा, आपको उसकी जगह क्या दे रखा है? वॉल्यूम एंड डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, तो भी आप इसे लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी हमारी किसके इक्वल होती है? मास अपॉन वॉल्यूम की। तो हमारे को क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। हमारे पास ये नहीं है, बट हमारे पास डेंसिटी है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो हम इसी फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या था? मास परसेंटेज। अब सेकंड पे आते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय W अपॉन V। ये क्या है हमारा? परसेंटेज, एक सेकेंड। नेक्स्ट थिंग इज पार्ट्स पर मिलियन। तो ये भी हमारा मास परसेंटेज के अंदर यूज़ होता है। इसका क्या मतलब है? ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। कोई अगर हमारा सब्सटेंस है, उसका मास बहुत ही ज़्यादा कम है, लेस मास है, तो उसको हम किसके अंदर मेज़र करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन के अंदर। ठीक है, अब इसको आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो? मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मिलियन दैट इज 10⁶। यानी कि अगर कोई भी हमारा सब्सटेंस है, उसका मास बहुत ज़्यादा कम है, तो हम उसे किसके अंदर मेज़र करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन के अंदर मेज़र करते हैं। एंड क्या है, क्या ये? मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं, दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में, ये जस्ट सिमिलर है हमारा परसेंटेज बाय मास से। तो यहाँ पर क्या है हमारा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये हमारा किसके इक्वल है? तो अभी आपने देखा था जो मास परसेंटेज वाला फॉर्मूला था, बस यहाँ पे उसकी जगह क्या था? मास, मास, और बाकी सारी चीज़ें सेम थी। तो ये जो हमारा ये है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ये जस्ट सिमिलर है किसके? मास परसेंटेज के। इसे अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारा प्रेजेंट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम किसके अंदर मेज़र कर सकते हैं? परसेंटेज बाय वॉल्यूम के अंदर। तो इसको, ये भी हो गया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब, दैट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी 11th में भी हमने पढ़ी थी, एक बार और पढ़ते हैं। मोलैरिटी आगे ही दिख रहा है मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमारा क्या होता है? मोलैरिटी, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे प्रेजेंट हैं इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इन लीटर। तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोलैरिटी। और इसका सिंबल क्या है? कैपिटल M। और जो मोलैरिटी है उसका सिंबल क्या है? स्मॉल m। ठीक है, तो एक और चीज़ कि जो हमारी मोलैरिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। इसीलिए मोलैरिटी भी क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसका ये तो एक फॉर्मूला ये हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इस तरीके से निकाल सकते हो। बट अगर हम इसको आप रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लो। इससे सबसे पहले ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का क्या मतलब है? मास उसका अपॉन मोलर मास उसका। तो इसे हम इस तरीके से लिख लें यहाँ पर, मास अपॉन मोलर मास। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इसे वॉल्यूम को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें पुट कर दूँ यहाँ पर, तो V × 1000।
तो इसका आपका जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, W इंटू 1000 m इंटू वी। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है उसका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है और ये मास ऑफ सॉल्यूट है, और ये इसका पूरा फॉर्मूला है। अब अगर आप उसी एक सेकेंड उसी फॉर्मूले को अगर हम दोबारा से लिखें, तो अगर हमारे को वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है और हमारे को मोलैरिटी गिवन है, तो हम इसे और कैसे रीअरेंज कर सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मोलैरिटी इंटू मोलर मास, इसे लिख लो यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना, मोलर मास इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000। तो इस तरीके से हम वेट ऑफ सॉल्यूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये भी हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर वाला जो है दोनों के अंदर सेम है, तो साथ साथ आप इसे लर्न भी कर सकते हो, बस चेंज क्या है, वहाँ पे क्या था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके अंदर, इन केजी। तो इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो अब अगर इसका हम फॉर्मूला ड्राइव करें तो अब यह हमारा फिर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ये इसे हम इससे लिख सकते हैं दोबारा से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह आ गया, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हमारे को लेकर के चलना है। तो इसका जब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो वो हमारा कैसे निकल कर आ जाएगा, W A अपॉन M A इंटू WB इंटू 1000। अब ये WA क्या है, हमारा मास या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और ये MA क्या है, मॉलिक्यूलर मास किसका, ऑफ सॉल्यूट का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, A यूज़ कर रहे हैं फॉर द सॉल्यूट। तो आप A या B कुछ भी यूज़ कर सकते हो, तो दैट्स इट अप टू यू। और यहाँ पर हमारा ये WB, ये हमारा किसका क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये जो मोलैलिटी है, अगर आप इस फॉर्मूले में देखो तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही हो, इसीलिए ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मोलैलिटी समझ में आ गई कि क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट या फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अब अगला चलते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, या फिर आप x से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन का यानी कि अब हम किसकी बात करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, वही मास अपॉन मोलर मास करके हम इसे लिख सकते हैं। तो इस अब हमारे को यहाँ पे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो जिसका भी हमारे को मोल्स निकालने हैं, फॉर एग्जांपल हमारे को सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं, तो हम इसे Na से अगर लेकर के चल रहे हैं तो क्या कर देंगे, Na प्लस Nb, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और अगर हमारे को मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने हैं तो हम यहाँ पे Nb कर देंगे, Na प्लस Nb, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये समझ में आ गया कि मोल फ्रैक्शन हमारा क्या है, जिसके भी हमारे को मोल्स निकालने हैं उसे ऊपर रखो, और जो टोटल मोल्स हैं दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल को नीचे रख करके सम से उसके डिवाइड करना है। ठीक है, तो जो मोल फ्रैक्शन है ये भी हमारा क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम बात करें मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम ये लिख रहे हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन याद रखना है। तो कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि अगर हमारे को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है तो वो किसके इक्वल होगी, वो हमेशा किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। ठीक है,
और इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n प्लस n। ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एक्स बी, अगर ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इसे हम ऐसे लिख लें। और ये जो हमारा एक्स ए प्लस एक्स बी आया इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं, मास परसेंटेज पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ चुके हैं, मोलैरिटी पढ़ चुके हैं, मोलैलिटी भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या है हमारी, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक बार और बता रही हूँ कि कितने हमारे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुए हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब हम इसका फॉर्मूले को किस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू W अपॉन E। W क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, क्योंकि हम बात किसके में कर रहे हैं, ग्राम में, तो ग्राम। और E क्या है, उसका इक्विवेलेंट मास। ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लीटर के अंदर बोल रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं V अपॉन 1000 इस तरीके से। तो ये हमारा पूरा फार्मूला कैसे बन करके आ जाएगा, इसे इस तरीके से लिख लो। तो जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको वेट फाइंड आउट करना है, आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है, तो फिर से दोबारा से इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर सकते हैं। देखो, W इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम एंड डिवाइडेड बाय 1000। तो इस तरीके से हम वेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि सॉल्यूशन है क्या, सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। इसके अलावा हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन इज अ सम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। देन हमने पढ़ा कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट में हमने ये पढ़ा कि जिसको हम डिजॉल्व करते हैं या फिर जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कम है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट जिसके अंदर हम डिजॉल्व कर रहे हैं वो हमारा क्या है, सॉल्वेंट। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो आ गए, लेकिन अगर हमारे को मेज़र करना है कि इस सब्सटेंस के अंदर कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है तो उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक टर्म पढ़ी, दैट इज कंसंट्रेशन। की कंसंट्रेशन हमारे को ये बताती है कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा प्रेजेंट है इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। तो उस कंसंट्रेशन को हम कैसे कैसे मेज़र कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने पढ़ा मास परसेंटेज पढ़ा, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा, मोलैरिटी पढ़ा, मोलैलिटी पढ़ा, नॉर्मेलिटी पढ़ा, और उसके अलावा मोल फ्रैक्शन पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। इसके अंदर हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रही हूँ कि ये हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो हमारा ये है मोलैलिटी, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। नॉर्मेलिटी फिर से वॉल्यूम आ रहा था इसके अंदर, तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और जो हमारा मोल फ्रैक्शन है ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी। इसके अलावा हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास, इस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, इस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेगा। इस चैप्टर के अंदर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।